द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। विपक्षी एकता जिस तरीके से काम कर रही है और उसका नया नाम इंडिया निकलकर सामने आया है, वैसे ही अब उस पे गुणा गणित बिठानी भी शुरू हो गई है। विपक्ष के एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी का गाना गाना, रविशंकर प्रसाद का मीटिंग से पहले सवाल उठाना, यह सब इशारा करता है कि विपक्ष से अब मोदी जी डर चुके हैं। मोदी जी क्या, बीजेपी यानी एनडीए डरी हुई है। एनडीए के पास 38 पार्टियां हैं अलायंस में, और यूपीए यानी कि यूपीए अब नहीं रहेगा, उसको इंडिया कहिए, उसमें 26 पार्टियां हैं। तो 26 और 38 की लड़ाई है। जबकि मोदी जी छाती ठोक कर कहते थे कि मैं अकेला खड़ा हूं, तो अब अकेला मोदी जी का मैजिक काम करेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन आप भी इस समीकरण को भलीभांति समझते हैं कि अगर राज्यों में सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और जीत हुई, तो बीजेपी के लिए बहुत भारी मुश्किल हो सकती है। वोट जो हमेशा पोलराइज करने की कोशिश होती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या अन्य जगहों पर बात हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, यहां सब देखा जाता है कि वोट आगे किसके खेमे में जाता है। इसीलिए छोटी छोटी पार्टियां जिनके एक भी सांसद नहीं है, उन 38 पार्टियों को अपने साथ अलायंस में लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए चाहती है कि सारे वोट हमारे खेमे में आ जाए। अब इस तरीके जो 26 गठबंधन जुड़े हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, वहां पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जहां कांग्रेस है वहां कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, बाकियों का समर्थन एक दूसरे करते रहेंगे। ये सब चीजें समीकरण बिठा के अगर बात की जाएगी, तो जो आंकड़ा निकलकर सामने आएगा वो बेहद चौंकाने वाला, जो गुणा गणित बैठ रहा है, वो आंकड़ा बीजेपी को हैरान करने वाला है। दरअसल बीजेपी वाले नारा देते हैं 350 पार, हमेशा ये बोलते थे सबकी बात 350 पार। तो जो इंडिया है उसको लेकर एक नेता की टिप्पणी आई है कि वो 300 पार हो जाएगा। अब अंदाजा लगाइए, अगर इंडिया यानी इंडिया गठबंधन 300 पार होता तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का आखिरकार क्या होने वाला है। देखिए, सीधे तौर पर लोकसभा इलेक्शन 2024 में विपक्ष के इंडिया को मिलेंगी कितनी सीटें, एआईयूडीएफ नेता ने बताया हैरान करने वाला नंबर। तो जब अब नंबरों पर गुणा गणित बैठने लगा, अब नंबर गेम भी चलेंगे, फिर टिकट बंटवारे की बात आएगी, बहुत सारी चीजें एक दूसरे से होती हुई दिखाई देंगी। विपक्षी दलों ने 18 जुलाई को बेंगलुरु की मीटिंग में इंडिया नाम से गठबंधन बनाया था। एआईयूडीएफ ने भी इस गठबंधन को अपना समर्थन दिया है, और कहा क्या गया है ये जरा आपको समझिए। बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एआईयूडीएफ ने 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। एआईडीयूएफ ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का बनाया हुआ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। एआईडीयूएफ का यह बयान रविवार को यानी 23 जुलाई को आया है। अब ऐसे समय में यह जो बयान आया है कि 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगी, तो इसका मतलब है कि बीजेपी का बंटवारा होने वाला है। बीजेपी सरकार बनाती हुई नहीं दिखाई देगी, सरकार बनाएगी कौन? वो बनाएगी इंडिया, यानी इंडिया जो गठबंधन है, विपक्षी नेताओं का जो गठबंधन है, वो सरकार बनाता हुआ दिखाई देगा। असम से एआईएडीयूएफ विधायक और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमीनुल इस्लाम ने एएनआई को बताया कि इंडिया सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। इसके एक दिन पहले शनिवार को एआईयूडीएफ ने विपक्षी दलों के गठबंधन को समर्थन की घोषणा की है। 320 से 330 सीटें जीतने का यह दावा किया जा रहा है। आप समझिए कि बहुमत की बात की जा रही है। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया 320 से 330 सीटें जीत सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छूट देनी होगी, उन्हें सभी सेकुलर पार्टियों को स्वीकार करना होगा। यानी ये कांग्रेस के लिए भी एक वक्तव्य कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं उन सबको बढ़ावा देना होगा, अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करने होंगे, उन्हें उम्मीदवारों को सपोर्ट करना होगा। खैर, ये थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है, लेकिन इस पर भी जब मंथन हो जाएगा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान उसी दिन निकलकर सामने आया था कि देश से बड़ा कुछ नहीं है, बेरोजगार युवा जो है, आम आदमी है, किसान है, इनसे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता। इनकी परेशानी सबसे बड़ा मुद्दा है। सीट शेयरिंग बड़ा फॉर्मूला यहां सिद्ध नहीं होगा, वो वक्त बताएगा। लेकिन अगर सीट शेयरिंग सही तरीके से हो जाती है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी कि आखिरकार अब आगे क्या करें। फिलहाल अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उन चुनावों पर भी सबकी नजर रहेगी। उसे एक सेमीफाइनल के तौर पर जरूर देखा जाएगा लोकसभा चुनाव का, कि
ये सेमीफाइनल, उसके बाद फाइनल लोकसभा चुनाव 2024 में होगा। तो 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है राज्य भर, वो भी डिसाइड करेगा कि आगे क्या होना है, कैसे चीजें मिलेंगी। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी को कुछ छूट देनी होगी, ये बात कही गई, उन्हें सभी सेकुलर पार्टियों को स्वीकार करना होगा। एनडीए में 38 पार्टियों के बीजेपी के साथ होने के दावे पर इस्लाम ने कहा बीजेपी के पास अकेले 301 सीट है, जबकि बाकी 38 पार्टियों के पास मिलाकर 31 लोकसभा सीट है। उन्होंने यह आंकड़ा भी रखा। आगे कहते हैं कि एनडीए में कई पार्टियों के पास एक भी सांसद नहीं है और सिर्फ उन पार्टियों को इसलिए शामिल किया गया है ताकि उनके जो वोटर्स हैं, जो उस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो उनको जानने वाले, पहचानने वाले, वोट देने वाले लोग हैं, वो वोट भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। कहते हैं कि दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के पास 205 सांसदों की ताकत है। कुछ और भी पार्टियां हैं जो ना तो एनडीए के खेमे में है और ना ही इंडिया गुट के। इनके पास 64 लोकसभा सीट है, मतलब जो इनसे भी अलग है उनके पास 64 सीटें हैं। बीजेपी की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में हम उसकी हार देख चुके हैं। मतलब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से इंडिया को भी उत्साह मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस उत्साहित है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है, तो वो उत्साह विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी दिख रहा है और लोगों को भरोसा हो रहा है, जो पार्टियां उनके साथ हैं, कि आने वाले समय में एक चमत्कार, एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर ही रहा है, विपक्षी नेताओं का एकजुट होना, ये सब फैक्टर्स हैं। और फिर मेन मुद्दे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे जब एक साथ हावी होंगे, बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। और फिर आप देख ही रहे हैं कि 2 राज्यों में हार के बाद बीजेपी का मनोबल वैसे ही टूटा हुआ है। कर्नाटक में जीत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि कर्नाटक में अगर हम जीतेंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसका प्रारूप देखने को मिलेगा, उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहां क्या होगा कि अब तो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से सीट गंवा चुकी है। राज्यसभा में नंबरों का गेम तो होगा ही, राज्यसभा में तो सीटें कम आएंगी, साथ ही लोकसभा में भी मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि अब कर्नाटक में उनका मुख्यमंत्री नहीं है, उनकी सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश उनके हाथों से छिन गया है। अब 5 राज्यों के जो समीकरण, मध्य प्रदेश आप देख ही रहे, राजस्थान आप देख ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में होना है चुनाव, तेलंगाना में होना है चुनाव, तो ये सब चीजें जो है, अगर यहां पर अच्छा प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाती तो लोकसभा चुनाव में तो एक मुसीबत, एक कमजोर मनोबल के साथ जब वो चुनाव में उतरेगी तो उसे बड़ा नुकसान होना स्वाभाविक है। और यहां पर अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के हर एक नेता, जितने भी विपक्षी गठबंधन में है, 26 पार्टियां इसमें है, सभी 26 पार्टियों के अंदर भी एक उत्साह दिखाई दे रहा है, एक मतलब एक नया तारोतरन देख रहा है। और वो उत्साह, वही उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए परेशानी बढ़ा रहा है कि अगर ये गठबंधन एक होकर ये और सही तरीके से सामंजस्य बिठाकर सीटों के बंटवारे को सही तरीके से कर लेते तो आने वाले चुनाव में बीजेपी को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की तरह से कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजे वैसे लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद कर्नाटक में बीजेपी की लोकसभा सीटें इकाई की संख्या में पहुंच सकती है। इस्लाम ने कहा कि बीजेपी ने अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया और आम आदमी महंगाई से परेशान है। कहा जो कर्नाटक में हुआ वही देश में भी होगा। यह बात इस्माइल के द्वारा कही गई। आंकड़ों की बात 320 से 330 के बीच में कही कि इंडिया को इतनी सीटें मिल सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरीके से कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, ऐसी लोकसभा चुनाव में हार होगी। फिलहाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे थोड़ा इतर होते हैं, लेकिन वो प्रभावित चुनाव को जरूर करते हैं। राज्य में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो 10 से 15% लोग जिन्हें राजनीति से मतलब नहीं होता, वो ये समझकर वोट डालते कौन जीत रहा है, वोट खराब ना जाए। तो उससे जो ये फैक्टर बहुत काम कर रहा है कि सेमीफाइनल या फिर क्वार्टर फाइनल में कैसा प्रदर्शन सामने वाली पार्टी का रहा, सामने वाले गठबंधन का रहा, उसी हिसाब से वोट करते हैं। तो ये सब, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव रहा हो, चाहे वो आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, ये सभी चुनाव के नतीजे जरूर लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। और जो उत्साह इंडिया के अंदर दिख रहा है, उतना ही प्रेशर जो है वो एनडीए के दलों में भी दिख रहा है। खासकर एनडीए में कुछ ऐसे मेन दल, तो बीजेपी को कह सकते हैं, बाकी तो छोटे मोटे दल है जिनका सांसद भी नहीं है, उन सबको दबाव नहीं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को दबाव जरूर महसूस हो रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।